हेलो एवरीवन, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं SBM ऑटोमोटिव। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको मारुति की एक छोटी हैचबैक कार लेनी है, लेकिन आप ये फाइनलाइज नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सी कार लूं, वैगन आर लूं या स्विफ्ट लूं, तो आपका डाउट जो है वो बिल्कुल जेन्युइन है। क्योंकि वैगन आर का जो VXI 1.2 वेरिएंट है उसके बीच में और जो स्विफ्ट का LXI वेरिएंट है उसके बीच में प्राइस का सिर्फ 10 से 15,000 रुपीज़ का डिफरेंस आता है। दोनों में इंजन सेम है और क्योंकि नई वैगन आर पहले से ज़्यादा वाइड और पहले से ज़्यादा लंबी हो चुकी है तो अब इसमें स्पेस भी ज़्यादा हो चुकी है। आज के इस वीडियो में हम आपके इसी डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे और मैं आपको वैगन आर के सारे फीचर्स के बारे में बताऊँगा, उसकी डायमेंशंस के बारे में बताऊँगा और उसमें स्विफ्ट के मुकाबले क्या प्लस और माइनस पॉइंट्स है वो भी मैं आपको बताऊँगा। साथ ही आज मेरे साथ हैं प्रशांत, जो इस कार के ओनर हैं और ये कार लेते समय वो खुद भी इसी डिलेमा में थे कि मैं वैगन आर लूँ या स्विफ्ट लूँ, तो हम उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये जो बेल आइकन है इसको ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। तो प्रशांत, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूँगा कि आप अपनी कार लेके यहाँ पे आए, अपना वैल्यूबल टाइम निकाला। पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आप ये बताइए कि आपने जो ये कार ली तो आपने और कौन कौन सी कार्स को कंसीडर किया था? देखिए शुभम, किसी भी मिडिल क्लास सेक्शन के लिए सबसे बड़ा जो कंस्ट्रेन होता है वो होता है बजट एलोकेशन। मेरा लगभग मिडिल क्लास हैचबैक के लिए रहा है और उसमें उस सेक्शन के जो मेन लीडर्स हैं जिसमें टाटा टियागो आ जाता है, सेंट्रो आ जाता है, तो मैंने इनको कंसिडर किया। अब आप टाटा टियागो की बात करें तो उसमें 3 सिलेंडर इंजन है। इट्स नॉट सो रिफाइंड, उसमें आपको आवाज़ मिलता है। और मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये टाटा का सर्विस सेंटर का पैन इंडिया प्रेजेंस उतना नहीं है जितना मारुति का है और इसी चक्कर में मैंने टाटा टियागो को फ़िलहाल के लिए साइड रखा। सेकंड, जब सेंट्रो 2000 में आया था तो उसने बहुत बज़ क्रिएट किया था। मटीज़ को उसने डेवू का जो मटीज़ था उसको बिल्कुल आउट मार्केट कर दिया था, लेकिन उसको जब रीलॉन्च किया गया तो उतना बज़ मुझे मार्केट में देखने को नहीं मिला, तो मैंने उसको ज़्यादा कंसिडर भी नहीं किया। और सही बात है कि हुंडई की कार थोड़ा सा ज़्यादा अपर क्लास मेंटेनेंस मांगती है और इस सेक्शन में इतना पैसा मेंटेनेंस के लिए देना मतलब मुझे जायज़ नहीं लगता, तो इसीलिए मैंने मारुति सेक्शन में देखा। अब इसमें कई लोग मुझसे पूछते हैं कि स्विफ्ट क्यों नहीं, वाई वैगन आर? तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि वैगन आर क्यों नहीं भाई, 22 साल से कार अपने रेंज में सबसे ज़्यादा मोस्ट जिसे कहते हैं कि बेस्ट इन क्लास है। आप 22 साल का डाटा उठा के देख लीजिए, सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार है। ये कार बनाई सिटी के लिए गई थी, ठीक है। अब ये इसका 3rd जनरेशन जो टॉल बॉय मॉडल इसका हमेशा से रहा है, जो कि फेमस रहा है कि आप अंदर बैठ के जब आप ड्राइविंग सीट में होते हैं आपको एक बहुत बड़ा व्यू मिलता है देखने के लिए, वाइड लुक मिलता है और इसको शहर में चलाने में बहुत आसान है। इसका मैं अब जब नया 1.2 लीटर का इंजन लगा दिया है, बूट स्पेस उसका बढ़ा दिया है हुमंगस 341 लीटर्स। आई मीन आपका ब्रेजा जो SUV है उसमें भी इतना बड़ा बूट नहीं मिलता, 328 लीटर्स का। और कई लोग मुझे मतलब आप कहीं जाएंगे तो आप बोलते हैं कि अगर आप बहुत एंथुजियास्टिक राइडर हैं तो आपको स्विफ्ट लेनी चाहिए क्योंकि आप हाईवे में लंबा जा सकते हैं। पर एज अ कॉमन मैन हम कितना ड्राइव करते हैं, हमें ऐसी कार चाहिए जो सिटीज़ में भी बहुत अच्छा चले, माइलेज अच्छा दे और साथ साथ क्या है कि हमें फीचर्स भी थे और साथ साथ क्या है कि अगर हम कभी 300-400 किलोमीटर के जर्नी पे जाएं तो हमें स्पेस भी दे और साथ साथ क्या है कि उतनी उस इंजन की इतनी कैपेसिटी हो कि वो खींच जाए। तो ये कार आपको सब कुछ प्रोवाइड कर रही है। अब आप मुझे ये बताइए कि आपने इस कार को अभी तक कितना चलाया है और आपके अभी तक के ड्राइविंग एक्सपीरियंस में ये कार ने आपको कैसा मतलब फीडबैक आपका कैसा रहा इस कार के बारे में? शुभम, अभी तक ये कार लगभग 3,500 किलोमीटर चल चुकी है और इसका जो पिकअप है 0 to 100 12 सेकंड में जो कंपनी बताती है लगभग उतना ही है। और क्योंकि इसमें 1.2 लीटर का मतलब आपका 83 bhp का इंजन है तो इट्स वेरी पावरफुल, क्रिस्प है, आपको चलाने में मज़ा आता है, ठीक है। और दूसरा रही सर्विस की बात तो यार देखो, मारुति की सर्विस हमेशा ही उसके मारुति अपनी सर्विस के लिए भी मतलब फेमस रही है। एक कॉल पे वो अपने आपको गाड़ी आपके घर से ले जाते हैं, आपके घर पे देते हैं, द सर्विस इज़ टू गुड। तो फॉर मी टिल नाउ द ड्राइविंग एक्सपीरियंस इज़ ब्रिलियंट। तो चलिए, प्रशांत से हमने बात कर ली, उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझ लिया कि उन्होंने ये कार क्यों ली। अब मैं आपको वैगन आर और स्विफ्ट के बीच में जो मेजर डिफरेंसेस हैं, जो मेजर एडवांटेजेस आपको वैगन आर में मिलेंगे वो बता देता हूं और फिर स्विफ्ट के भी जो एडवांटेजेस हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले देखिए, अगर डायमेंशंस की बात की जाए तो वैगन आर विड्थ में तो स्विफ्ट से थोड़ी सी कम है ही, लेंथ भी थोड़ी सी कम है, लेकिन हाइट जो है इसमें आपको थोड़ी ज़्यादा मिलेगी, तो वहाँ पर आपको हेडरूम में उसका एडवांटेज मिल जाएगा। एग्जैक्ट डायमेंशंस में जो डिफरेंस है वो मैंने यहाँ पर टेबल में दे दिया है, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके और वो टेबल देख सकते हैं।
और कुछ चीज़ें हैं जैसे कि जो ये आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स हैं और जो डोर हैंडल है ये आपको वैगनार में वैगनार VXI जो मॉडल है उसमें आपको बॉडी कलर्ड मिलते हैं और स्विफ्ट में ये आपको ब्लैक कलर के मिलेंगे। टायर जो है ये वैगनार में आपको 165, 70, 14 इंच के टायर्स आपको मिलेंगे स्टील रिम पे। वहीं आपको स्विफ्ट में जो है ये 165, 80 और 14 इंच के टायर्स मिलेंगे स्टील रिम पे ही। तो ओवरऑल जो व्हील साइज़ होगा वो आपको स्विफ्ट में थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। तो ये हो गया एक्सटीरियर की बात। अब चलिए इंटीरियर में जो मेजर डिफरेंसेस हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले चलिए मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता देता हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट जो फीचर्स हैं और जिनको अगर आप बाहर से लगवाने चलेंगे तो आपको या तो काफ़ी पैसे लग जाएंगे और या तो एफिशिएंट नहीं पड़ेगा। तो उनमें से जो सबसे पहला है वो है आपका ऑल 4 पावर विंडोज़ जो कि आपको वैगनार में मिल रही हैं और ड्राइवर साइड की विंडो में आपको 1 टच डाउन फंक्शन मिलता है। फिर आपका ये जो ORVM है इसको आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से इस नॉब के थ्रू। आपका जो IRVM है वो एंटी ग्लेयर टाइप का है, वैगनार में स्विफ्ट में आपको ये नहीं मिलेगा। और जो आपका सनशेड है उस पर आपको ये छोटा सा मिरर मिल रहा है। म्यूजिक सिस्टम आपको मिल जाता है नॉर्मल वाला, टच स्क्रीन टाइप वाला नहीं है इसमें कि ये स्मार्ट डॉक दिया हुआ जिससे आप अपने स्मार्टफोन को यहाँ से माउंट कर सकते हैं। रिमोट सेंट्रल लॉकिंग आपकी है और स्पीड सेंसिंग डोर लॉक भी आपका वैगनार में दिया हुआ है। फिर आपको जो बूट लीड है उसको आप खोल सकते हैं गाड़ी के अंदर से ही या तो चाबी से भी आप इसको खोल सकते हैं। और पीछे में जो सीट है उसको आप 60-40 स्प्लिट कर सकते हैं। तो ज़्यादा लगेज आपको लोड करना है तो वहाँ पे आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। और स्विफ्ट में आपको क्या मिल रहा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि है चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट। पीछे की सीट पे आपको स्विफ्ट में मिलता है। आपकी सीट्स की जो बॉल्स्टरिंग है ये आपको स्विफ्ट में वैगनार से ज़्यादा अच्छी है। तो स्विफ्ट आपको थोड़ी सीट जो है वो आपको थोड़ी सी ज़्यादा कंफर्टेबल मिलेंगी। सेफ्टी फीचर्स की अगर बात की जाए तो जो ये मॉडल है वैगनार का VXI मॉडल, इसमें आपको एक एयर बैग मिलता है। लेकिन आप अगर VXI O मॉडल लेते हैं 7-8 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लगा के तो वहाँ पे आपको दोनों एयर बैग मिल जाएंगे। और एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, EBD मतलब इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन और ब्रेक असिस्ट आपको मिल रहा है, प्लस रियर पार्किंग सेंसर भी आपको मिल जाता है। यही सारी चीजें आपको स्विफ्ट LXI मॉडल में मिल जाएंगी। तो सेफ्टी के मामले में दोनों गाड़ियां बराबर है, वहां पर आपको कुछ नहीं सोचना है। रियर सीट स्पेस की बात की जाए तो रियर सीट वैगनार की जाहिर सी बात है जो स्विफ्ट से थोड़ी सी कम विड्थ है, लेकिन आपको 2 लोग इसमें भी आराम से बैठ जाएंगे और 2 स्विफ्ट में भी आराम से बैठ जाते हैं। अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा सा आपको वैगनार में कम मिलने वाला है। लेग रूम और नी रूम आपका दोनों गाड़ियों में कंपेरेबल है। लेकिन हेडरूम के मामले में वैगनार जो है वो स्विफ्ट से काफ़ी आगे निकल जाती है क्योंकि आप देखिए हाइट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा वैगनार में, जैसा कि मैंने बताया ये बहुत ही मतलब मिसिंग फीचर है, ये होना चाहिए था। ऐसे चाइल्ड सीट लगाने में बहुत आसानी हो जाती है। तो चलिए फीचर्स की बात हो गई, अब मैं आपको वैगनार को चला कर दिखाता हूँ और ये भी बताऊँगा आपको साथ में कि वैगनार की और स्विफ्ट की ड्राइविंग में क्या डिफरेंसेस हैं। तो चलिए कार को स्टार्ट करते हैं। और कार स्टार्ट करने के लिए आपको क्लच दबाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप की को टर्न कीजिए और कार स्टार्ट हो जाती है। और सबसे पहली चीज जो आप फील करते हैं वो है टिपिकल 4 सिलेंडर स्मूथनेस। ये मारुति का वही K12 इंजन है जो बाकी सारी गाड़ियों में, बलेनो में, स्विफ्ट में और इग्निस में यूज होता है। तो आपको स्मूथनेस की आपको यहाँ कोई कमी फील नहीं होगी। आपका जो स्टीयरिंग है, आपका गियर लीवर है, आपका हैंड ब्रेक, कहीं भी आपको वाइब्रेशंस फील नहीं होगी। और चलिए गियर 1 नंबर इंगेज करते हैं और क्लच को हल्का हल्का अगर आप रिलीज करते हैं तो कार अपने आराम से पिक हो जाती है। और 1 नंबर गियर में अगर आप कार को पिक कीजिए तो आपको पता चलेगा कि जो सारी नॉइज है वो आपको अपना केबिन में सुनने को मिलेगी। तो NVH लेवल्स के मामले में ये कार स्विफ्ट के कहीं आसपास भी नहीं है। NVH लेवल्स आपको इसमें थोड़े से ज़्यादा मिलेंगे। कॉस्ट कटिंग मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो मारुति ने है इस कार में वो NVH लेवल्स में ही की है, इंसुलेशंस में ही की है। इंजन परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो इंजन जो है ये इसका, क्योंकि ये कार स्विफ्ट से थोड़ी हल्की है तो पिकअप और एक्सेलरेशन जो है वो फील ज़्यादा होता है कि इस कार में ज़्यादा है। अब एग्जैक्ट फिगर्स क्या है वो पता मुश्किल है, लेकिन फील जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। मे बी वो इसलिए भी हो सकता है क्योंकि नॉइज़ जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा केबिन में आती है। सिटी कंडीशंस में अगर आप इस कार को चलाते हैं तो एम्पल टॉर्क आपको मिलेगा। आपको बार बार गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कार को 3 नंबर गियर में डाल दीजिए और आप आराम से जहां से चाहे, मतलब आप 30 की स्पीड से भी आराम से पिक कर सकते हैं। इवन अगर आपके 2 पैसेंजर्स भी आपके साथ हैं तो भी आप आराम से पिक कर सकते हैं। हाई स्पीड परफॉर्मेंस और ओवरटेकिंग मैन्यूवर्स की अगर बात की जाए तो हमेशा ये बेहतर होगा कि इस इंजन को आप जब किसी गाड़ी को ओवरटेक कर रहे हैं तो इसको इसके पावर बैंड में रखें।
अब इस वाले मॉडल में टैकोमीटर नहीं दिया हुआ है, तो आपको चलाते चलाते ये एक्सपीरियंस से देखना होगा कि किस गियर में किस स्पीड के आसपास कार पावर बैंड में रहती है, कहाँ पे सबसे ज्यादा पावर डेवलप करती है। वैसे ये वाला इंजन जो है वो लगभग 2000 आरपीएम के आसपास अच्छा पावर डेवलप करता है। तो आपको हो सकता है कि एक गियर डाउन करना पड़े, लेकिन आपको ये कार कभी निराश नहीं करेगी। पावर की कमी आपको फील नहीं होगी अगर आप इसको सही पावर बैंड में रखते हैं तो। और माइलेज की जहाँ तक बात की जाए तो जो ओनर है उनसे मुझे फीडबैक मिला है कि ये कार लगभग यहाँ पर जो सिटी है यहाँ पर लगभग 18 से 19 kmpl का माइलेज देती है और हाईवे पे 22 से 23 तक का भी माइलेज दे देती है। मारुति जो क्लेम करता है वो इस कार का माइलेज लगभग 25 किलोमीटर पर लीटर क्लेम करता है। तो अगर आपको 21-22 माइलेज मिल रहा है तो ये बहुत ही अच्छा माइलेज है। अब चलिए बात कर लेते हैं राइड और हैंडलिंग की। तो राइड और हैंडलिंग एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पे वैगनआर कभी भी बहुत अच्छी कार नहीं रही है। मतलब ये एक टॉल बॉय डिजाइन की कार है, ये आपको बाकी सब कुछ देती है, स्पेस देती है, कम पैसे में आपको ज्यादा रूमी आपको एक फील देती है, ज्यादा एयरी फील देती है। लेकिन क्योंकि इसकी हाइट ज्यादा है और ट्रैक जो है वो कम है, तो आपको कॉर्नर स्पेस कार को थोड़ा संभाल के चलाना होगा। बहुत ज्यादा स्पिरिटेड ड्राइविंग अगर आप करते हैं, बहुत ज्यादा फास्ट आप टर्न्स लेते हैं, तो बॉडी रोल्स आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। मतलब कभी कभी ये अनकंट्रोलेबल भी हो सकता है। स्विफ्ट से आप प्लीज इसको कंपेयर मत कीजिए। मतलब ड्राइविंग डायनेमिक्स स्विफ्ट इज मच बेटर। इफ यू वांट अ ड्राइवर्स कार, गो फॉर द स्विफ्ट। इफ यू वांट अ प्रैक्टिकल कार, गो फॉर द वैगनआर। बम्प्स अगर रोड पे आते हैं तो वो कार जो है आपको पूरा फील होगा कि बम्प्स हैं। सस्पेंशन को एब्जॉर्ब जरूर करता है, लेकिन साउंड जो है वो आपके केबिन में आता है। आपको पता चलेगा कि बम्प्स आपके नीचे से रोके गुजर हैं। और अगर कोई ज्यादा खराब रोड है, एक लंबा अनइवन पैच है या ब्रेकर्स हैं, तो मेरा रिकमेंडेशन है कि इस कार को आप बहुत तेजी से उनके ऊपर से मत ले जाइए। ग्राउंड क्लियरेंस की चलिए बात कर लेते हैं। तो 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस इसमें है। तो बाकी नॉर्मल कार्स की तरह इसमें भी आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। जो नॉर्मल सिटी जो स्पीड ब्रेकर्स हैं, अभी सामने एक स्पीड ब्रेकर आ गया तो मैं काफ़ी बड़ा स्पीड ब्रेकर है तो मैं उस पर भी आराम से इससे निकल सकता हूँ। स्टीयरिंग की चलिए बात कर लेते हैं। स्टीयरिंग का ऐसा है कि एक नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग है। इससे जैसा EPS से बिहेवियर आप एक्सपेक्ट करते हैं वही है। मतलब आपको फीडबैक बहुत अच्छा नहीं मिलेगा, रोड से डिस्कनेक्ट आपको फील होगा। एक चीज जो मुझे ठीक नहीं लगी इस स्टीयरिंग में, पता नहीं क्यों, इस कार में ही नहीं, मैंने इसके पहले एस-क्रॉस भी चलाई थी, उसमें भी मैंने देखा था कि स्टीयरिंग फुल सेंटर नहीं आ रहा था। और मैं जो रेगुलर कार चलाता हूँ मारुति की, उसमें भी फुल सेंटरिंग नहीं है। और ये जो कार है इसमें जो स्टीयरिंग है वो थोड़ा सा मुझे ज्यादा ही इसमें मतलब लैक ऑफ रीसेंटरिंग इस कार में थोड़ी सी ज्यादा है। मतलब एस-क्रॉस में तो फिर भी थोड़ा काफी हद तक रीसेंटर हो जाता है, इसमें आपको हाई स्पीड पे भी स्टीयरिंग को जो है वो अपने से करेक्ट करना पड़ रहा है। मतलब स्ट्रेट लाइन जो है कार की मेंटेन करने के लिए आपको हल्के फुल्के करेक्शंस जो है स्टीयरिंग में वो करते रहने पड़ रहे हैं। और सेंटर के अराउंड मुझे थोड़ा सा फ्रिक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बाकी स्टीयरिंग स्लो स्पीड्स पे लाइट रहता है, हाई स्पीड पे बढ़िया वे अप हो जाता है, उसमें कोई इशू नहीं है। अगर बस इसकी ट्यूनिंग थोड़ी अच्छी कर दी जाए और रीसेंटरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को ठीक कर दिया जाए तो दिस विल बी अ परफेक्ट स्टीयरिंग फॉर अ सिटी कार। चलिए ब्रेकिंग परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। तो ब्रेकिंग का ऐसा है कि इस कार में आगे डिस्क ब्रेक्स हैं और पीछे ड्रम ब्रेक्स हैं। तो वही आपका कन्वेंशनल सेटअप है, क्योंकि एक बजट कार है तो आपको चारों डिस्क ब्रेक तो नहीं मिलेंगे। और स्ट्रेट लाइन में ब्रेकिंग बहुत एडिक्वेट है, आप आराम से कार आपकी रुक जाएगी। और अगर ऑल अराउंड विजिबिलिटी की बात की जाए तो आपको इस मामले में ये कार बहुत ही बढ़िया कार है। अब जो रियर ग्लास है वो काफ़ी बड़ा है और अगर मैं मिरर को सही से एडजस्ट कर ले रहा हूँ तो मुझे पूरी की पूरी जो रियर का एरिया है काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। ये जो ए पिलर है यहाँ पे, ए पिलर बहुत थिक नहीं है, बहुत थिन भी नहीं है, लेकिन ठीक है, विजिबिलिटी को बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर रहा है। साइड का जो ग्लास है ये काफ़ी बड़ा है, तो अच्छा एक ऑल अराउंड व्यू इस कार में मुझे देखने को मिल रहा है। तो अगर ड्राइविंग डायनेमिक्स की बात की जाए तो अगर आप कार चलाना पसंद करते हैं, आप एक ड्राइवर्स कार चाहते हैं तो आप डेफिनेटली स्विफ्ट ही लीजिए। इस कार की ड्राइविंग डायनेमिक्स उतनी अच्छी नहीं है, जैसे कि NVH लेवल्स इस कार में उतने अच्छे नहीं है जैसे कि स्विफ्ट में है। प्लस बॉडी रोल इसमें ज़्यादा है, हाई स्पीड बिहेवियर उतना अच्छा नहीं है जैसा कि स्विफ्ट में है। कार उतनी प्लांटेड फील नहीं होती है स्विफ्ट जैसी। तो मतलब कंक्लूड आप ये कर सकते हैं, अगर आपको एक अच्छी चलने वाली कार चाहिए तो आप स्विफ्ट लीजिए।
और अगर आपको एक प्रैक्टिकल कार चाहिए विद अ लॉट ऑफ फीचर्स विच यू कैन यूज ऑन वीकेंड गेटअवेज विद योर फैमिली, लॉट ऑफ बूट स्पेस, तो आप जाहिर सी बात है कि आप वैगन आर के साथ जा सकते हैं। और प्राइस, क्योंकि वो दोनों मॉडल्स का सेम है, 10-15 हज़ार का अंतर है, तो प्राइस का भी वहाँ पे कोई इशू नहीं है। तो ये था मेरा कंपैरिजन वीडियो ऑफ द वैगन आर VXI 1.2 विद स्विफ्ट LXI। और अगर आपको अभी भी डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही हो, आपको लगता है कि आप अभी भी कंफ्यूजन में हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपकी हेल्प करने की ज़रूर कोशिश करूँगा आपके पैरामीटर्स के हिसाब से। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि इसको दबाने से आपको मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहेगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं।